एमकॉम प्रीवियस के प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस नए सेशन में आपका स्वागत है। और आपके एबीएसटी में जो प्रीवियस में आपके 4 पेपर हैं, और उस पेपर में आपके जो आपको पेपर पढ़ाऊंगा वो है डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर। और जो आपके 4 पेपर हैं उस पेपर में के अलावा आपके अभी एक 5वां पेपर और सरकार ने लगाया है। आनंदम नाम का पेपर है, आनंदम। जैसे आपके फर्स्ट ईयर में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर होता था, इसी तरह से एमकॉम प्रीवियस में भी आपको आनंदम सब्जेक्ट लगाया गया आपके सिलेबस में। और उसमें परीक्षा में अंक भी उसमें जुड़ेंगे, अंक दिए जाएंगे। और आनंदम के लिए आपको क्या क्या गतिविधि करनी है, एक तो आपको क्या है कि डेली की डेली एक डायरी मेंटेन करनी है कि समाज उपयोगी आपने रोज़ाना क्या कार्य किया। और साल भर के दौरान आपको एक प्रोजेक्ट भी बना करके देना होगा, जमा कराना होगा। और उस प्रोजेक्ट का टॉपिक मैं आपको बता दूंगा। आपके एमकॉम प्रीवियस के अंदर जो आनंदम के इंचार्ज हैं, जिसको मेंटर बोलते हैं, वो मैं ही हूँ। मैं आपकी क्लास का आनंदम का मेंटर भी हूँ। तो इसमें आपको 10-10 जनों का ग्रुप बना दिया जाएगा और एक उसमें ग्रुप लीडर होगा। तो वो ग्रुप लीडर के निर्देशन में आपको काम करना है। आपको टॉपिक बता दिया जाएगा कि कौन से टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट तैयार करना है। हाँ, ज़रूर डेली की जो गतिविधि है, रोज़ाना आपने समाज के प्रति क्या किया है उसकी आप एक डायरी या रजिस्टर मेंटेन करें। तो उसमें आप डेली लिखें, भाई आपने पौधों में पानी दिया है, या कोरोना की जागरूकता के बारे में लोगों को बताया है, या किसी लोगों को साक्षर किया है, या किसी वृद्ध की मदद की है आपने, या आपने साफ सफाई में अपना योगदान दिया है। यानी ऐसे कार्य आपको करने हैं जो समाज उपयोगी हैं। जैसे आपने दहेज प्रथा के विरुद्ध में कोई लेक्चर दिया, लोगों को जागरूक किया है। कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपने लोगों को जागरूक किया है, आपने बताया है, किसी की मदद आपने की है। तो ये समाज उपयोगी कार्य हैं। तो आपको डेली एक समाज उपयोगी कार्य करना है और उसको आपको डायरी में डेट के हिसाब से मेंटेन करना है। तो ये डायरी जो है ना, आप आज से ही खोल लीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी आपकी एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, और अब आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं एमकॉम प्रीवियस की भी, ठीक है? महाविद्यालय में भी आप रेगुलर आना शुरू कर दीजिए। तो अब इसमें आपका जो पेपर है वो है डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसमें डायरेक्ट टैक्सेस में जो आज अपना टॉपिक है वो है इनकम टैक्स एक्ट ए स्टडी, आयकर अधिनियम एक अध्ययन। कहने का मतलब ये है कि अभी आपने बीकॉम सेकेंड ईयर के अंदर जो इनकम टैक्स का पेपर पढ़ा था, तो उसमें आपने क्या देखा था कि आपने, मैं आपको सेकेंड ईयर में एक बार वापस ले जाना चाह रहा हूँ। ध्यान करना, जो आप पढ़ चुके हैं ये सब चीज़ें, इनको दोबारा एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्सेस का पेपर आपकी तभी समझ में आएगा जब आपकी वो फाउंडेशन बीकॉम सेकेंड ईयर की इनकम टैक्स है। तो उसमें बीकॉम सेकेंड ईयर में आपने देखा था कि इंट्रोडक्टरी चैप्टर था आपके इनकम टैक्स में, और उसके बाद आपके रेसिडेंशियल स्टेटस, करदाता के निवास स्थान की स्थिति का निर्धारण था। फिर आपके इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेंस, अदर सोर्सेज। फिर आपके डिडक्शंस थी, सकल कुल आय में से कौन कौन सी डिडक्शन दी जाती हैं। फिर आपके कर मुक्तियाँ थी। फिर आपके मानी गई आय थी, डीम्ड इनकम, और हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना, ये भी था। और डेप्रिसिएशन एंड अदर प्रोविजंस की जो रेट है वो भी आपने पढ़ी। और इतना पढ़ने के बाद फिर आपने किया था व्यष्टियों का कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फिर असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, और असेसमेंट ऑफ फर्म, और एसोसिएशन ऑफ एओपी। तो इस तरह से ये आपके इनकम टैक्स का सिलेबस था। और उसमें ये भी था कि आप जो इनकम टैक्स की रिटर्न किस तरह से भरें, और रिफंड के ऊपर कितनी इंटरेस्ट की रेट होती है, और टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स आपने पढ़े।
और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथियां आपने पढ़ी, और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स आपने पढ़ा, उद्गम स्थान पर कर की कटौती पढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि बीकॉम एमकॉम प्रीवियस में इस डायरेक्ट टैक्सेस को के पेपर को पढ़ने के लिए आपने जो सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ी है, उस सेकेंड ईयर की इनकम टैक्स के आधार के ऊपर ये सारा का सारा पेपर निर्भर करता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो वो बैकग्राउंड है, इनकम टैक्स की जो बैकग्राउंड है सेकेंड ईयर की, वो अभी आपके काम आएगी। तो जिस तरह से आपने वैष्णव का कर निर्धारण किया, जिस तरह से आपने हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण किया, और जिस तरह से आपने फर्म का कर निर्धारण किया, इसी तरह से अब आपको क्या है कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेज है इसमें एडवांस चैप्टर जोड़ दिए गए हैं। जैसे अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट आपको करना है, असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज करना है, असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी करना है, और असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज करना है, और असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव कंपनीज करना है, असेसमेंट ऑफ कंपनीज। यानी तरीका वही है जो आप वेस्टियों का कर निर्धारण करते थे। असेसमेंट आपने इंडिविजुअल्स का किया, एचयूएफ का किया, फर्म का किया। अब आगे अदर्स का असेसमेंट का भी वही तरीका है कि विभिन्न प्रकार के जो उनके हेड्स ऑफ इनकम है उसके आधार पे उनकी इनकम निकालिए आप। जैसे सैलरी हेड की इनकम तो होगी नहीं, बाकी आपके हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, ये इनकम होगी। और ग्रॉस टोटल निकालेंगे, ग्रॉस टोटल में से फिर आप डिडक्शंस देंगे। तो इन चैप्टर्स में डिडक्शंस विशेष प्रकार की हैं कि भाई इस तरह का करदाता उसको ये डिडक्शन मिलती है, वो डिडक्शन आपको याद करनी है। हाँ, एटीजी की डिडक्शन तो कॉमन है जो सभी को दी जाती है। फिर उसके बाद डिडक्शन देने के बाद आप क्या करेंगे, जो उसकी टोटल इनकम है वो निकालेंगे, और टोटल इनकम के ऊपर जो उनकी निर्धारित दरें हैं उन दरों के आधार के ऊपर आयकर की गणना करेंगे जो टैक्स रेट दे रखी है। और फिर कोई एजुकेशन सेस या कोई सरचार्ज है वो आप उसके ऊपर लगाएंगे। तो अभी ये जो आपने सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स पढ़ा है उसके एडवांस पेपर है ये टैक्स का, डायरेक्ट टैक्सेस का। और जब आप फाइनल क्लास में जाओगे तो फिर आप जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स का एक बुक आपके जीएसटी की आई हुई है वो आप एमकॉम फाइनल में पढ़ोगे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो अभी डायरेक्ट टैक्सेस में जो आपने असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, असेसमेंट ऑफ फर्म किया है, इसी तरह से अब आगे क्या करना है, असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट। तो ये विभिन्न प्रकार के जो असेसमेंट हैं ये आपको करने हैं। जैसे मैं आपको इस पेपर का अगर सिलेबस के बारे में बताऊं तो इसमें 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट में क्या है, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में, टीडीएस के बारे में, इंटरेस्ट ऑन टैक्स एंड टैक्स रिफंड, और असेसमेंट प्रोसीजर है। और जो इसकी यूनिट 2 है उसमें असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट और असेसमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ है। और यूनिट 3 जो आपके सिलेबस की है उसमें असेसमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, एडवांस रूलिंग, डबल टैक्सेशन रिलीफ, फॉरेन कोलैबोरेशन। और जो आपके यूनिट जो 4 है, यूनिट जो आपकी 4 है उसमें यूनिट 4 के अंदर असेसमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन, अपील्स एंड रिविजन्स, टैक्स अथॉरिटीज। और यूनिट 5 में आपके असेसमेंट ऑफ कंपनीज है। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है ये मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वही आपके पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आता है। अपने जो सीकर शेखावटी यूनिवर्सिटी है इसका सिलेबस भी वही है जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का सिलेबस है। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि ये जो बुक है आपकी, ये जो पेपर है, ये इस पेपर में आपको मतलब सिलेबस तो लिमिटेड है लेकिन सेकेंड ईयर की जो नॉलेज है उसके आधार के ऊपर इस पेपर को आप भली भांति पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और इसकी तैयारी आराम से हो सकती है। तो आज का जो अपना टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट स्टडी, तो वो मैंने आपको बताया कि आपने जो इनकम टैक्स एक्ट जो सेकेंड ईयर में पढ़ा है वो सारी की सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि एसएससी क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्या है, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, और एक जो व्यक्ति की परिभाषा है उसका क्या अर्थ है। यानी कि जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स है उसका नॉलेज इस पेपर के लिए आपके लिए होना बहुत
जरूरी है। तो विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत में भी राजस्व में आयकर का योगदान सर्वाधिक है। ये आय पर लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। भारत में यह कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूल किया जाता है तथा निश्चित मापदंडों के आधार पर इस कर से प्राप्त राशि को केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य वितरित किया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेस को। भारत में करदाताओं से दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं। एक तो क्या है कि आपका प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स, और एक है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको जीएसटी भी बोलते हैं। अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा, मैं दोबारा आपको बताना चाह रहा हूँ कि प्रत्यक्ष कर से ऐसे कर से होता है जिसका भार उसी व्यक्ति को वहन करना पड़ता है जिस पर यह लगाया जाता है। अर्थात कराघात, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एवं करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, एक ही व्यक्ति पर होता है। जिस व्यक्ति पर इस कर को लगाया जाता है वह व्यक्ति अपने स्वयं के पास से कर का भुगतान करता है, वह इस कर को अन्य व्यक्तियों से वसूल नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष करों में आयकर और निगम कर जो है ना प्रमुख है, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स। और अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में, अप्रत्यक्ष कर से ऐसे कर से होता है जिसका कराधान, इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड करापात, इम्पैक्ट ऑफ टैक्स अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। इस कर का भुगतान यद्यपि उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर इसे लगाया जाता है, परंतु वह ऐसे कर को वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग करने वाले व्यक्तियों से वसूल कर लेता है। इस प्रकार ऐसे कर का भार अन्य व्यक्तियों पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। पूर्व में अप्रत्यक्ष करों में केंद्रीय विक्रय कर, मूल्य संवर्धन कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर प्रमुख रूप से थे, परंतु अब इनमें से अधिकांश करों के स्थान पर ही किसको लागू कर दिया गया, जीएसटी लागू कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 से इनके स्थान पर जीएसटी लागू हुई है। जो आपके विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको सबको मिला करके, और 1 जुलाई 2017 से भारत सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया है, वस्तु एवं सेवा कर लागू किया है, जीएसटी। भारत में सर्वप्रथम आयकर 1861 में ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में सर जेम्स विल्सन ने लगाया था। सन 1886 में पहली बार आयकर संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया गया और तभी से आयकर भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एवं स्थायी अंग बन गया था। आयकर संबंधी समस्त व्यवस्थाओं को समझने के लिए निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों आदि का अध्ययन आवश्यक है। तो कौन कौन से अधिनियम है, आयकर अधिनियम 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, समस्त भारत में आयकर अधिनियम 1961 और अप्रैल 1962, जिसे अप्रैल 1962 से लागू किया था। वर्तमान में इस अधिनियम के अंतर्गत 298 धाराएं, विभिन्न उपधाराएं तथा 14 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय बजट के प्रस्तुतिकरण के सामान्यतः आयकर अधिनियम की धाराओं एवं उपधाराओं में परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते हैं। आयकर नियम 1962, इनकम टैक्स रूल्स 1962। भारत में आयकर नियम आयकर अधिनियम के अनुपूरक हैं, जिनमें आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न धाराओं से संबंधित विस्तृत नियमों, विभिन्न फार्मों, प्रपत्रों आदि का वर्णन किया गया है। आयकर नियमों में भी आयकर अधिनियम की तरह समय समय पर संशोधन व परिवर्तन होते रहते हैं। वित्त अधिनियम वार्षिक, फाइनेंस एक्ट एनुअल। प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आने वाले कर निर्धारण वर्ष के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से आयकर के विभिन्न प्रावधानों के आवश्यकतानुसार संशोधन किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए वित्त अधिनियम 2019 एवं इससे पूर्व के समस्त वित्त अधिनियम लागू होते हैं। यदि वित्त अधिनियम 2020 में कोई प्रावधान पुरानी तिथि से लागू हुआ है तो उसे भी ध्यान में रखेंगे। तो आयकर का दायित्व, चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये आपका लास्ट पॉइंट आपको और बता दूं। आयकर अधिनियम की धारा 4 कर दायित्व के निर्धारण का उल्लेख करती है। इस धारा के अनुसार करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष या गत वर्षों की कुल आय पर वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष की कुल आय पर वित्त अधिनियम वार्षिक द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आयकर देना होता है। यदि किसी कारणवश किसी वर्ष वित्त अधिनियम पारित न हो सके तो ऐसी स्थिति में ठीक पूर्व वाले वित्त अधिनियम अथवा नए प्रस्तावित वित्त अधिनियम में से जो भी करदाता के हित में हो उसे अपनाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है।
तो इसमें आप विशेष ध्यान रखना कि जो सेकेंड ईयर की इनकम टैक्स आपने पढ़ी थी वो आपके पूर्णतया ध्यान में होनी चाहिए इस पेपर को भली भांति समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।